टैक्स पॉलिसी ऑफ खिलजियों की कर व्यवस्था क्या थी, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली 6 टाइप के टैक्स लेता था। 6 टाइप ऑफ टैक्स, 6 प्रकार के टैक्स ये लिया करता था, ठीक है ना। इसके टैक्स पे क्वेश्चन बनेगा, मैं पहले बता के चल रहा हूं आपको, बहुत ध्यान से आपको इसके टैक्स समझना है। अगले पेज पे लिख देता हूं मैं। पहला टैक्स है इसका जजिया, ठीक है। दूसरा है जकात, ठीक है। तीसरा है इसका खंग, मैं भी हिंदी में भी लिख दूंगा। चौथा है चरी, पांचवा है घरी, जजिया जकात खंग चरी घरी, खराज, छठा है खराज। देख लो, जजिया, जकात, जकात खंग चरी घरी और खराज, ठीक है। ये 6 प्रकार के टैक्स अलाउद्दीन खिलजी लिया करता था, ठीक है ना। इससे पहले जजिया का कहीं अभी तक कोई कैसा जिक्र नहीं है। खराज है वो खारस नहीं है, चलता है खराज है, खराज आखिरी वाला, ठीक है ना। अभी सारे टैक्स का मैं मतलब समझाता हूँ। जजिया क्या है, ये रिलीजियस टैक्स है। रिलीजियस यानी कि धार्मिक कर, ठीक है। जजिया का मतलब क्या होता है, धार्मिक कर। धार्मिक कर का मतलब ये होता है कि यदि आप मुसलमान नहीं हो और आप अगर जिंदा रहना चाहते हो तो आप मुसलमान नहीं हो, इसलिए आपको जजिया टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आई यहाँ तक। तो जजिया का मतलब क्या है कि ये गैर मुसलमानों से लिए जाने वाला टैक्स था, ठीक है ना। कौन देता था इसको, नॉन मुस्लिम। जजिया टैक्स कौन दे रहा है, नॉन मुस्लिम। क्लियर है मेरी बात। दूसरा है जकात। जकात आज भी लगता है, ये होता है टैक्स मुसलमानों से लिया जाता है, ये मुस्लिम से टैक्स लिया करता था, ठीक है। अब सोचने वाली बात है कि अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम से क्यों टैक्स लेगा भाई, वो टैक्स लिया जाता है, आज भी होता है जकात। आज टैक्स नहीं है, आज ये दान है, पहले टैक्स था अलाउद्दीन के टाइम पे। तो जकात मुसलमान कौन से देते हैं, जब भी ये मक्का मदीना धार्मिक यात्रा करते ना, तो आज भी इस्लाम के अंदर ये लोग धर्म, जो भी अपनी क्लास में अगर कोई मुस्लिम बच्चा है, एक है शायद कुलसुम ना, तो क्लास में पार्टिसिपेट तो उसका मेरे को नहीं दिखता, पर हाँ अगर कुलसुम क्लास के अंदर हो तो शायद इसका रिप्लाई कर देंगे कि ये जो जकात है, ये आज भी अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति जब भी मक्का मदीना की धार्मिक यात्रा पर जाता है तो जाने से पहले वो धर्म के नाम पे जकात करके जाता है। जकात का मतलब होता है गरीबों में दान देके जाता है। आज के टाइम पे, पहले टैक्स हुआ करता था, ठीक है। पहले सुल्तान का मानना था मैं ही सबसे गरीब हूँ, मुझे कोई दान देके जाओ सारे के सारे, ठीक है। तीसरा होता है खंग, टैक्स ऑन लूटेड मनी, टैक्स ऑन लूटेड मनी, ठीक है ना। तो इसका टैक्स का मतलब क्या होता था, जैसे इन्होंने गुजरात पर अटैक किया, गुजरात वाली कहानी पे एक बार जाएंगे सारे, अभी सारा लिखवा रहा हूं मैं। केशव गुप्ता जकात का लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद खंग पे मैं आ गया हूँ, खंग समझ लेना। जैसे गुजरात पे इन्होंने अटैक किया था जब रायकर्ण वहां से भाग गया था, ठीक है ना। तो जब इन्होंने गुजरात पे अटैक किया तो मैंने बोला था कि ये तो वहां से जीत जात के आ गया, उसके बाद इसकी जो आर्मी थी उसको लूटपाट करने का इसने वहां पे अधिकार दिया कि भाई आप लूट वूट करके अपना आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे जो लूटा गया था, जो वहां पे जो भी आर्मी ने जो लूटा होगा, ठीक है, उस लूटे हुए पैसे के ऊपर ये टैक्स लिया करता था, ठीक है ना। कि मान लो उन्होंने 100 रुपए लूटे तो 100 में से बोलता है जी 60 मेरे और 40 तुम लोग आपस में बांट लो। लूटने का मौका तो मेरी वजह से मिला है ना, तो 40 रुपए में 60 रुपए मैं लूंगा, बाकी तुम अपने आपस में बांट लो, ठीक है। उसके बाद होता है खराज। चरी और घरी लिख लेते हैं पहले। चरी लिख लो, ये पेस्चर टैक्स था। पेस्चर टैक्स का मतलब है कि जो जानवर दूध देते थे, ठीक है, उनके चारे के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था, जैसे गाय भैंस के ऊपर जो चारा खाते थे उस पर टैक्स लगाया जाता था। पेस्चर टैक्स यानी कि दूध देने वाले जानवरों पर लगाया गया कर, ठीक है। दूध देने वाले जानवरों के खाने पर लगाया जाने वाला कर, उसको बोलते हैं चरी। क्लियर है यहां तक, ठीक है। घरी हुआ करता था आपका हाउस टैक्स,
थ्री था आपका हाउस टैक्स, ठीक है, समाज में रहना है तो हाउस टैक्स तो देना पड़ेगा, ठीक है। अंतिम आता है आपका खराज, लास्ट क्या है आपका खराज, ठीक है। ये खराज था, अच्छा ये जो हाउस टैक्स था ये भी नॉन मुस्लिम के लिए था, ये भी नॉन मुस्लिम के लिए था, ठीक है। अब आता है खराज, ये भी हाउस टैक्स था लेकिन ये मुस्लिम्स के लिए था, और मुस्लिम्स, क्लियर है। ये 6 टैक्स इसके लिख लो, 6 की 6 टैक्स का मतलब लिख लो, कहीं कोई डाउट हो तो मेरे से अभी के भी साथ साथ पूछ लो। अब आ जाओ आप अलाउद्दीन खिलजी की लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, ठीक है ना, खिलजी की लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, या भू राजस्व, भू राजस्व नीति। पहला पॉइंट लिखेंगे, ही स्टार्टेड मेजरमेंट ऑफ लैंड, मेजरमेंट ऑफ लैंड यानी कि जमीन की नपाई इसने स्टार्ट करी, ठीक है। क्या स्टार्ट करी इसने, जमीन की नपाई। जमीन की नपाई को क्या बोला जाता था इसके टाइम पे, ये इसको बोलता था नसाहत, नसाहत, ठीक है। क्या कराया इसने, नसाहत स्टार्ट किया जमीन की नपाई को, ठीक है ना। कुछ किताबों के अंदर इस नसाहत को मसाहत भी लिख रखा है, तो अगर क्वेश्चन के अंदर नसाहत ना हो के मसाहत हो तो भी बात वही रहेगी, ठीक है। क्लियर है मेरी बात। तो जमीन नापने के सिस्टम को अलाउद्दीन खिलजी के एरा में क्या बोलते थे, नसाहत या मसाहत। हालांकि ओल्ड एनसीईआरटी नसाहत कहती है, नई एनसीईआरटी मसाहत कहती है, तो मसाहत के ऊपर ज्यादा फोकस रखना एज कम्पेयर टू नसाहत, है ना। तो इसको आप मसाहत ही लिखना, नसाहत समझने के लिए ब्रैकेट में लिख लेना, ताकि इसका एक्चुअल टर्म रहेगा मसाहत। क्लियर है मेरी बात यहां तक, क्लियर है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ही क्लोज्ड एकता सिस्टम। बताइए एकता किसने स्टार्ट किया था, होता क्या है, आप बताएंगे एकता क्या होता है, किसने स्टार्ट किया था। एकता प्रणाली बंद की इसने, इल्तुतमिश ने स्टार्ट, ताकि वो लॉयल लोगों को अपने साथ खरीद सके, क्योंकि उसने जो सो कॉल्ड जो सुल्तान था, क्या नाम था उसका, कुतुबुद्दीन ऐबक के बेटे को युद्ध में हराया था, और ग्रुप जो था वो बढ़ चुका था, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट इसका है, तीसरा पॉइंट है, ही डिक्लेयर मैक्सिमम लैंड एज अ खलीसा, खलीसा, खलीसा का मतलब होता है गवर्नमेंट प्रॉपर्टी या गवर्नमेंट लैंड। क्लियर है। इसने क्या किया था, इसने ज्यादातर जो जमीनें थी, मैक्सिमम जो खाली जमीनें थी, जो भी खाली जमीनों का मतलब समझते हो ना, कि जिस जमीन पे कोई रह नहीं रहा, या जहाँ पे खेती बाड़ी ज्यादा नहीं हो रही है, पब्लिक उससे ज्यादा मतलब नहीं रखती खेत से, तो वो जमीन इसने क्या की थी, वो जमीन इसने अपने पास रख ली थी। उस जमीन को इसने डिक्लेयर किया था खलीसा है, ठीक है। खलीसा जमीन है, खलीसा जमीन का मतलब क्या हुआ, सरकारी जमीन है, ये किसके पास रहेगी, अलाउद्दीन के पास रहेगी, ठीक है। अब इस जमीन का इसने किया क्या था, ये आप आर्ट एंड कल्चर में समझोगे, लेकिन मैं आपको आज भी बता ही दूंगा कि इस जमीन का इसने यूज क्या किया था। क्लियर है यहां तक, क्लियर है। ओके, चौथा पॉइंट लिखेंगे, कैश सैलरी टू आर्मी, ठीक है। 2 पॉइंट साथ साथ लिख रहा हूं, कीप परमानेंट आर्मी, ठीक है। इसने स्थायी सेना रखी थी, और वेतन इसका नगद हुआ करता था, नगद वेतन हुआ करता था स्थायी सेना का, ठीक है ना। अभी तक सेना स्थायी नहीं थी, इसने प्रॉपर जैसे आर्मी होती है ना, ट्रेंड जो आर्मी होती है ना, अलाउद्दीन खिलजी ने वो आर्मी अपने पास रखी हुई थी, जो काम करती थी अलाउद्दीन खिलजी के लिए, प्रॉपर ट्रेंड, हर टाइम जिनकी ट्रेनिंग चलती है, या जो हमेशा युद्ध के लिए तैयार रहते हैं, ठीक है ना, और उनको नगद वेतन देता था अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है ना। तो ही कीप द परमानेंट आर्मी एंड ही गेव दिस कैश सैलरी टू हिज आर्मी। एक पॉइंट और लिख देंगे इसमें छठा साथ साथ, कि टैक्स रिबेट वाज देयर, टैक्स रिबेट फॉर आर्मी, आर्मी के लिए कर में छूट थी,
आर्मी के लिए कर में छूट थी। ठीक है, ये 6 पॉइंट हो गए अभी इसके। देखिए लैंड रिफॉर्म पॉलिसी की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला है इसका मेजरमेंट ऑफ लैंड, जमीन की नपाई शुरू करी जिसको मसाहत कहते हैं, पहले उसको नसाहत कहते थे। ठीक है, दूसरा है ही क्लोज्ड इक्ता सिस्टम, इसने इक्ता व्यवस्था बंद कर दी, क्लोज कर दी। ठीक है, तीसरा है ही डिक्लेयर मैक्सिमम लैंड एज ए खलीसा, इसने अधिकतर जो खाली जमीन थी उसको खलीसा घोषित किया। खलीसा का मतलब होता है सरकारी जमीन। ठीक है, चौथा है कि इसने अपनी आर्मी को कैश नगद वेतन दिया। ठीक है, पांचवा है स्थायी सेना रखी, और छठा है सेना को कर में छूट दी, टैक्स में छूट दी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब इसके बाद, है ना, 7वां पॉइंट लिखेंगे दाग सिस्टम ऑन हॉर्सेज, घोड़ों को ऊपर दाग लगाने की व्यवस्था इसने आरंभ की। हिंदी में भी लिख देता हूं, घोड़ों पर दाग लगाने की व्यवस्था। कौन सा घोड़ा इसका है किस, और हर घोड़े की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग उसके ऊपर दाग लगाए गए थे। कौन से शाही घोड़े रहेंगे, कौन से नॉर्मल घोड़े रहेंगे, कौन से युद्ध में किस जगह पे प्रयोग किए जाएंगे, और कौन से घोड़े को कौन सी सेना या कौन सा उसका ट्रेनर है जो उसको चलाएगा। प्रॉपर एक सिस्टमेटिकल इसने तरीका बनाया था अपनी आर्मी का। ठीक है, तभी एक अच्छा, मतलब तभी इतने कम साल, मतलब 30 साल टोटल रहा इसका शासन खिलजियों का, उसमें 20 साल ये सक्सेस कर गया, यही कारण था। ठीक है ना, 8वां पॉइंट लिखेंगे 50% टैक्स ऑन गंगा यमुना दोआब। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में 50% टैक्स लगाया इसने। ठीक है, टैक्स तो सीधी सी बात है उनके ऊपर लगाएगा, किसानों के ऊपर। ठीक है ना, गंगा यमुना पे कितना टैक्स लगाया, 50% टैक्स लगाया। अलाउद्दीन खिलजी के भू राजस्व नीति के 8 पॉइंट हैं, और ये 8 के 8 पॉइंट आपको फिंगर्स पे याद रहने चाहिए हमेशा। ठीक है, क्वेश्चन आपका आएगा अलाउद्दीन खिलजी के ऊपर, या तो उसके युद्धों में से आएगा या इन चीजों से आएगा। तो आप शॉर्ट में अगर समझोगे तो ये 2 पेजों में अलाउद्दीन खिलजी मैंने कवर किया है समझाने के बाद। 1296 से लेकर 1311 तक उसके युद्ध समझाए हैं। ठीक है, उसके बाद टैक्स पॉलिसी बताइए, 6 टाइप के टैक्स लेता था। उसके अंदर कौन से टैक्स थे, नंबर 1 जजिया, जकात, खंग, चरी, घरी और खराज। जजिया नॉन मुस्लिम, जकात मुस्लिम रिलीजियस टैक्स, खंग लूटे हुए पैसे के ऊपर टैक्स, चरी पेस्चर टैक्स यानी कि दूध देने वाले जानवरों का जो खाने पीने का चरी वगैरह आती थी उस पर लगाया गया टैक्स था। मार्केट का भी बताऊंगा, चल जी अभी बताऊंगा। ठीक है, चरी के बाद घरी हाउस टैक्स नॉन मुस्लिम, फिर था खराज हाउस टैक्स फॉर मुस्लिम। ठीक है, उसके बाद, हाँ, उसके बाद खलजी की लैंड रिफॉर्म पॉलिसी, भू राजस्व नीति। पहली है जमीन की नपाई इसने स्टार्ट करी जिसको मसाहत कहते हैं। दूसरा है इसने इक्ता सिस्टम बंद किया। ठीक है, तीसरा है इसका ही डिक्लेयर मैक्सिमम लैंड एज अ खलीसा यानी कि सरकारी जमीन इसने घोषित कर दी। चौथा है कैश सैलरी टू आर्मी, आर्मी को नगद वेतन, परमानेंट आर्मी इसने रखी। 5वां पॉइंट स्थायी सेना थी। और छठा पॉइंट था इसका कि आर्मी को कर में इसने छूट दी थी। 7वां पॉइंट है कि घोड़ों के ऊपर दाग लगाने की प्रथा इसने स्टार्ट की थी जिससे घोड़ों की पहचान की जा सके, कौन से रॉयल घोड़े हैं और कौन से नॉर्मल घोड़े हैं। और 8वां और लास्ट पॉइंट है कि 50% टैक्स इसने लिया था गंगा यमुना दोआब के किसानों से। ठीक है, यहां तक के पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो तो एक बार थम्स अप भेजो। उसके बाद हम लोग मार्केट सिस्टम पे आ जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी के। यहां तक के पॉइंट अगर क्लियर हो तो फटाफट से थम्स अप भेज दो। अब आ जाओ मार्केट सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मार्केट सिस्टम, ठीक है ना। तो मार्केट सिस्टम के अंदर पहला पॉइंट लिखेंगे आप लोग, इसने मार्केट सिस्टम के अंदर क्या क्या चीजें कही थी। सबसे पहले था दीवान ए रियासत, पहला पॉइंट लिखेंगे दीवान ए रियासत। ठीक है, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन फॉर शॉपकीपर्स। देख लो उस टाइम पे इसमें इतना दिमाग था, आज की डेट में नहीं है सरकार में इतना दिमाग है, मतलब पर यूज नहीं कर पाते। ठीक है, तो लिखिए दीवान रियासत जिसका मतलब होता है कि दुकानदारों के लिए जो रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन हिंदी में क्या बोलेंगे, पंजीकरण। हाँ, कि दुकानदारों का पंजीकरण, पंजीकरण करने का जो विभाग था उसको बोलते थे दीवान रियासत। दूसरा लिखेंगे सहनाई मंडी, दूसरा पॉइंट लिखेंगे सहनाई मंडी।
डिपार्टमेंट के नाम है सारे सारे, ठीक है ना। सहना ए मंडी, सहना ए मंडी, ये ऑडिट वाला डिपार्टमेंट था, ऑडिट डिपार्टमेंट, ठीक है। ऑडिटिंग को हिंदी में क्या हुआ, सीएजी जो होता है, जैसे आज की डेट में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है ना, आर्टिकल 149 से 151 है मेरे ख्याल से ना उसके अंदर, सीएजी के अंदर, ठीक है। तो ये जो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट है, और तीसरा लिखेंगे आप यहाँ पे परवाना नविश, परवाना नविश, परवाना नविश, ठीक है ना। ये परवाना नविश, ये वाला जो डिपार्टमेंट था, ये परमिशन देता था फॉर लिमिटेड और अनलिमिटेड शॉपिंग, फॉर लिमिटेड एंड अनलिमिटेड शॉपिंग। ये मेरी बात, ये 3 डिपार्टमेंट थे जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। कौन सा, दीवान रियासत, सहनाई मंडी, परवाना नविश, ठीक है। ये 3 डिपार्टमेंट अलग अलग काम करते थे। दीवान रियासत रजिस्ट्रेशन था, सहनाई मंडी ऑडिटिंग डिपार्टमेंट था, परवाना नविश एक काइंड ऑफ स्पाई डिपार्टमेंट था, जो लोगों पर नजर रखता था कि कौन औकात से बाहर की जो शॉपिंग है वो कर रहा है। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं मामला, पैसों के मामले में उसने कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है, छुपाए हैं, या पूरी इंफॉर्मेशन उसने सबमिट नहीं करी होगी, ठीक है ना। एक पॉइंट और इसमें आप लोग लिख सकते हो कि ही स्टैब्लिश्ड गोडाउन सिस्टम, ठीक है, काइंड ऑफ वेयर हाउस, ठीक है। इसने गोदाम सिस्टम बनाया था, हिंदी में सुन लो गोदाम, यहाँ पे माल रखा जाता है, ठीक है ना। इसने गोदाम व्यवस्था आरंभ की, दिल्ली सल्तनत का आया था ये क्वेश्चन की, उसका राजा का नाम बताओ सुल्तान का, जिसने गोदाम व्यवस्था आरंभ की थी, ठीक है। ये था आपका अलाउद्दीन खिलजी, क्लियर है। अलाउद्दीन खिलजी का मतलब मार्केट सिस्टम ये था। यहां तक क्लियर है, थम्स अप भेजो, आगे बढ़ रहे हैं। अब हम लोग करेंगे स्ट्रक्चर वर्क ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, स्ट्रक्चर वर्क ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे, स्ट्रक्चर वर्क ऑफ खिलजी, क्योंकि पूरी सल्तनत में यही चला था फिर, ठीक है। इन्होंने क्या क्या स्ट्रक्चर बनवाए उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। क्या क्या इन्होंने चीजों को बनाया, उसके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले लिखेंगे सीरी फोर्ट, हौज खास या हौजे खास। पहला है सीरी फोर्ट, दूसरा है हौजे खास। तो दिल्ली वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे हौज खास क्या है, ठीक है। परवाना रविश एक बार होता क्या है कि परवाना रविश जो है डिपार्टमेंट, वो एक स्पाई डिपार्टमेंट था गौरव, जो लोगों पर नजर रखता था, जो लोगों पर नजर रखता था कि कौन कितने अमाउंट पे शॉपिंग कर रहा है। तो किसको कितनी एक लिमिट तय कर रखी थी कि इस कैटेगरी से इस कैटेगरी के जो लोग हैं, जो जहाँ के रहने वाले लोग हैं, वो इतनी शॉपिंग कर सकते हैं, ये इतनी कर सकते हैं, इस टाइप से कुछ लिमिट्स बना रखी थी। उसके अकॉर्डिंगली अगर कोई अपने लिमिट से ज्यादा शॉपिंग कर रहा है तो वो चेक करते थे कि इसके पास पैसा कहाँ से, फिर वो ऑडिटिंग डिपार्टमेंट उसके ऊपर बिठाते थे, ठीक है ना। तो हौज खास लिख लिया, श्री फोर्ट लिख लिया, हौज खास, श्री फोर्ट। उसके बाद लिखेंगे अलाई मीनार, अलाई मीनार, अलाई मीनार। चौथा लिखेंगे अलाई दरवाजा, अलाई का मतलब है अलाउद्दीन, ठीक है। ठीक है। उसके बाद अगला आ जाएगा आपका फिरोजा मस्जिद और हजार खम्बा महल, ठीक है। फिरोजा मस्जिद, फिरोजा मस्जिद कहां बनी थी मैंने बताया था, छठा है हजार खम्बा महल, ठीक है। अब ये चीज लिख लो, कौन सी चीज कहाँ है, दिल्ली, दिल्ली, अलाई मीनार दिल्ली में है, दिल्ली में कहाँ है, नियर कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के पास इसने अपनी एक मीनार बनाई थी, इसको बोलते हैं अलाई मीनार, छोटी है, इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है।
अलाई दरवाजा क्या है? कुतुब मीनार में एंट्री जो होती है ना, कुतुब मीनार की जो एंट्री है, एंट्री गेट ऑफ कुतुब मीनार, ऐसे लिख लो, एंट्री गेट ऑफ कुतुब मीनार। कुतुब मीनार में जब भी एंट्री करोगे तो वहां पे जब गेट से एंट्री लोगे तो वहां पे लिखा हुआ है कि अलाई मीनार दरवाजा का जो दरवाजा था ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। फिरोजा मॉस्क छोड़ दो, ये कहाँ है? जालौर में। अभी समझाया था जालौर में कब बनी थी, ठीक है ना। हजार खंबा महल दिल्ली, ठीक है। एक स्ट्रक्चर छोड़ के सारे स्ट्रक्चर इसके दिल्ली में है। लिख लिया, आगे बढ़े। अगला लिख लो, बुक्स ऑफ खिलजीज। खिलजीज के बारे में कौन सी किताबें हैं, उनमें क्या क्या चीजों पे एक्सप्लेनेशन दे रखी है, वो भी एक बार लिख लो, ठीक है ना। देखो, तारीख फिरोज शाही, एक बुक है पहली, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। बुक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही, हजार खंबा महल दिल्ली। बुक का नाम लिखो, तारीख ए फिरोज शाही, लिखी थी जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी, इसको आप करेक्ट कर लेना एक बार प्लीज, ये थोड़ा सा मेरे को डाउट भी था। ये दिल्ली नहीं, तेलंगाना है हजार खंबा महल, तेलंगाना में, ठीक है। आपको हजार खंबा महल का थोड़ा सा कुछ क्लियर करना चाह रहा हूँ, उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है, आप उसमें ज्यादातर गूगल पे भी डाउट पे रहेगा आपको, ठीक है। देख लो एक बार, हजार खंबा महल दो जगह मिलेंगे आपको, तेलंगाना में और दिल्ली में। क्लियर है मेरी बात? हजार खंबा महल दो जगह पर है, एक तेलंगाना में और एक दिल्ली में। अब तेलंगाना में जो बना था पहले हजार खंबा महल, आज की डेट में वो हजार खंबा मंदिर के नाम से जाना जाता है, और दिल्ली वाला स्टिल नोन है हजार खंबा महल, ठीक है। इसको आप ऐसे याद रखना कि हजार खंबा महल जो है तेलंगाना और दिल्ली दो जगह पर है। तेलंगाना वाला अभी मंदिर के नाम से जाना जाता है, हजार खंबा मंदिर, और दिल्ली वाला हजार खंबा महल के नाम से जाना जाता है। तो इसका ज्यादातर काम दिल्ली के आसपास, दिल्ली में ही हुआ है, बस एक जालौर छोड़ दो तो बाकी सब इसका दिल्ली में ही है, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी थी अबाउट अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। क्लियर है यहां तक की बात? दूसरी बुक है ख्वाजा उल फतू, ख्वाजा उल फतू, ठीक है। ये बुक लिखी थी इसके हिस्टोरियन आमिर खुसरो ने, ठीक है ना। आमिर खुसरो ने ख्वाजा उल फतू लिखी थी, और ख्वाजा उल फतू के ऊपर जो बुक है, इसमें जो 1303 वाला जो बैटल है ना, वो इसमें एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है ना। और उसका कोई लेना देना नहीं है जो मलिक मोहम्मद जायसी की किताब थी उससे, ठीक है। तीसरी किताब है इसके टाइम पे इंपोर्टेंट जो पाई जाती है, वो है रहला, रहला, ठीक है। ये लिखी थी इब्न बतूता, ये लिखी थी, एक फॉरेनर ट्रैवलर्स था, एक विदेशी यात्री था जिसका नाम था इब्न बतूता, उसने लिखी थी ये वाली बुक रहला, ठीक है। अब इब्न बतूता को मैं तुगलक के टाइम पे ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अभी सिर्फ ये किताब लिख लो, उसके ऊपर कुछ मत लिखना इब्न बतूता के बारे में, ठीक है। इतना ही आपके लिए फिलहाल इंपॉर्टेंट है। तुगलकों के टाइम पे इब्न बतूता प्रॉपर आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तुगलकों के साथ उसका उठना बैठना अच्छा था, ठीक है। अब आ जाओ, ये लिख लिया। अब आ जाओ आप टाइटल ऑफ खिलजी। एक ही टाइटल आपको इसका याद रखना है, सिकंदर ए सानी, ठीक है। इसने एक ही टाइटल लिया था जिसका नाम है सिकंदर ए सानी, और जो खिलजी था अलाउद्दीन खिलजी, ये टर्की तो था, ठीक है, लेकिन टर्की में लोअर कास्ट हुआ करते थे खिलजी, ठीक है, लोअर कास्ट से बिलोंग करता था, इसलिए ज्यादा टाइटल ये गेन नहीं कर पाया, ज्यादा टाइटल ये अपने पास रख नहीं पाया, ठीक है। हाँ, मोरक्को वाला ही है, हाँ चल, मोरक्को से आया था, चीन चला गया था। इसके ईयर और किताब विताब सारी बातें मैं आपको ना तुगलक के टाइम पे कराऊंगा, क्योंकि वो जो तुगलक आएगा ना, क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिन तुगलक, एमबीटी, उसके साथ इसका जो कनेक्शन है वो आपको समझ में आएगा, इसलिए यहीं पे छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। फिर भी अगर आप सुनना चाह रहे हो तो मैं लिख देता हूँ, बता देता हूँ। इब्न बतूता एक फॉरेन ट्रैवलर था जो मोरक्को से आया था, ठीक है, इंडिया, और इंडिया से चला गया था चाइना, ठीक है ना। मोरक्को, इंडिया, चाइना, ऐसे इसका वो रहा था, ठीक है ना। तो ये मैं आपको तभी कराऊंगा जब मैं आपको ये टॉपिक तुगलकों वाला चल रहा होगा, क्योंकि तुगलक के टाइम पे इसकी इंपोर्टेंस बढ़ जाएगी। क्लियर है यहाँ तक की बात? कमांडर्स ऑफ खिलजी,
कमांडर इसके 4 हैं। कमांडर अलाउद्दीन के 4 हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। पहला कमांडर है इसका जफर खान। जफर खां, उलुग खां, जफर खां, उलुग खां, उसके बाद मलिक कफूर, ठीक है। जफर, उलुग, मलिक कफूर और एक बचता है इसका नूर सतन खान। ठीक है। मलिक कफूर के ब्रैकेट में, मलिक कफूर के ब्रैकेट में आप लोग लिखोगे 1000 दिनारी। 1000 दिनारी। इसको खिलजियों ने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है 1000 दिनारी। तन मैं लिख देता हूं यहां पे, नूर सतन खान। ठीक है जी, ये नाम आपको याद रखने हैं। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। ठीक है, और इसकी डेथ के बाद जो खिलजी डायनेस्टी थी वो ऑलमोस्ट अपना वाइंड अप करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है ना, तो 1296 से लेके 1316 ये पूरा आपका अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है ना। इसके डेथ के बाद की फिर भी थोड़ी सी कहानी आप लोग समझ लो कि होता क्या है। जब इसकी डेथ हो जाती है तो इसका एक बेटा होता है, उसका नाम है सिहाबुद्दीन खिलजी। सिहाबुद्दीन खिलजी, ठीक है ना। सिहाबुद्दीन की जो एज है, जब इसको सुल्तान बनाया जाता है आफ्टर अलाउद्दीन खिलजी, इसको सुल्तान बनाया जाता है। इसको सुल्तान बनाता है मलिक कफूर। कौन बनाता है? मलिक कफूर। क्यों बनाएगा मलिक कफूर? क्योंकि वो चाहेगा कि सुल्तान ऐसा हो जो मेरे इशारों पर चल सके। ठीक है ना। तो मलिक कफूर सिहाबुद्दीन को, खिलजी को सुल्तान बनाता है। सिहाबुद्दीन की उस टाइम पे सबसे शानदार एज होती है 35 डेज, 35 दिनों का बच्चा। ठीक है, पिछली बार 3 साल का था, इस वाली डायनेस्टी में 35 दिन का बच्चा आ रहा है। हो गया, ठीक है। और मलिक कफूर उसको बना देता है। नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा सा गलत बोल गया ना। ओके, सिहाबुद्दीन खिलजी 6 साल का होता है, 35 कुछ और था। ठीक है, सिहाबुद्दीन खिलजी 6 साल का उसका अलाउद्दीन खिलजी का बेटा है, जिसको मलिक कफूर सुल्तान बना रहा है ताकि इसकी चल सके। क्लियर है। और सिहाबुद्दीन खिलजी की जो हत्या होती है वो विद इन 35 डेज हो जाती है। वो 35 मैंने वहां लिख दिया था। ठीक है, विद इन 35 डेज सिहाबुद्दीन को इसी का अपना भाई मार देता है। ठीक है, सुल्तान बनने के लिए सिहाबुद्दीन को भी मार देता है और मलिक कफूर को भी मार देता है। क्लियर है। तो अलाउद्दीन का एक बेटा जिसका नाम है सिहाबुद्दीन, 6 साल का है। मलिक कफूर उसको सुल्तान बना देता है ताकि मलिक कफूर अपना रूल चला सके उसके अकॉर्डिंगली। लेकिन होता क्या है कि इसका दूसरा बेटा, किसका? अलाउद्दीन का दूसरा बेटा, दूसरे बेटे का नाम है मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन का दूसरा बेटा जिसका नाम है मुबारक शाह खिलजी। ठीक है, मुबारक शाह खिलजी इसके डेथ के, अलाउद्दीन की डेथ के विद इन 35 डेज, 35 दिनों के अंदर अंदर सिहाबुद्दीन को और मलिक कफूर दोनों की हत्या कर देता है और खुद बन जाता है अगला सुल्तान। ठीक है, अगला सुल्तान कौन है? मुबारक शाह खिलजी। ये रहता है 1316 से 1320 तक, आखिरी सुल्तान। क्लियर है यहां तक? यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है ना। और सिहाबुद्दीन खिलजी के बारे में आप लोग, सॉरी, मुबारक शाह खिलजी के बारे में आप लोग लिखेंगे कि मुबारक शाह खिलजी वाज अ काइंड ऑफ यूनिक पर्सनैलिटी। ये थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था। कई बार सभा के अंदर आएगा और डांस करना स्टार्ट कर देगा, कई बार महिलाओं के कपड़े पहन के आ जाएगा, है ना। कई बार इसको ज्यादातर इंटरेस्ट जो था ना वो बायसेक्सुअल था, मेल टू मेल ज्यादा इसका इंटरेक्शन रहता था। ठीक है ना। बीमारी से मरा था अलाउद्दीन खिलजी, गौरव। बीमार था, बीमारी से मरा था। कोई मौत उसकी वैसे नहीं हुई थी, मूवी वाला कोई सीन सपाटा नहीं है उसके अंदर। ठीक है ना। तो मलिक, ये जो मुबारक शाह खिलजी था, ही वाज अ काइंड ऑफ यूनिक पर्सनैलिटी, और यू कैन यूज अ वर्ड गे। तो ये ज्यादातर मेल टू मेल इसका अट्रैक्शन रहता था। कभी कपड़े लड़कियों के पहन के आता है, कभी लड़कियों के स्टाइल में नादिन जिंदा करते हुए डांस करते हुए आता है ना। इस टाइप के इसके काम रहा करते थे, और इसकी वजह से मुबारक शाह खिलजी जो था, ये क्योंकि ये थोड़ा सा मेल से अट्रैक्ट ज्यादा रहता था। ठीक है ना। तो इसका एक दरबारी हुआ करता था। दरबारी का मतलब समझते हो ना, गेट कीपर काइंड ऑफ, है ना। इसका एक दरबारी था जिसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो खां। नाम था उसका नसीरुद्दीन खुसरो खां।
ठीक है ना। ये इसका दरबारी था मुबारक शाह खिलजी का। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320, ठीक है ना। तो ये जो मुबारक शाह खिलजी था, इसका एक गेटमैन, इसका एक बॉडीगार्ड, काइंड ऑफ बॉडीगार्ड था नसरुद्दीन खुसरो खां। वो बहुत ज्यादा परेशान था क्योंकि मुबारक शाह खिलजी जबरदस्ती इसको अपने पास बुला के इसके साथ थोड़ा सा फिजिकल होने की कोशिश करता था। ये बहुत परेशान था। अब इसके परेशान होने की वजह से क्या हुआ, ये चीज नजर आ रही थी। ये चीज नजर किसको आ रही थी, उस समय जो इसका सिंध में गवर्नर था, खिलजियों के टाइम पे जो सिंध में गवर्नर था उसका नाम था ग्यासुद्दीन तुगलक। क्या नाम था उसका, ग्यासुद्दीन तुगलक, ठीक है ना। तो ग्यासुद्दीन तुगलक सिंध में बैठ के ये चीज देख रहे हैं कि मुबारक शाह खिलजी जो हमारा सुल्तान है वो अलग ही कैटेगरी का व्यक्ति है, और उससे कौन परेशान है, नसरुद्दीन खुसरो खां उससे ज्यादा परेशान है। तो उसने क्या किया, ग्यासुद्दीन तुगलक ने, उसने नसरुद्दीन खुसरो खां को अप्रोच किया, थोड़ा सा भड़काना स्टार्ट किया कि भाई देख, तेरे साथ रहता है, रिलेशन तेरे साथ बनाने की कोशिश कर रहा है, तू सबसे बेहतर तरीका है जो तू इसको मार सकता है और कोई मार नहीं सकता, तो तू एक काम कर, हम तेरे साथ हैं और तू इसको मार दे। अब यहाँ पे एक बात आप लोग समझना, ये सिंध में बैठा है ग्यासुद्दीन तुगलक। सिंध का मतलब क्या है, सबसे डिस्टर्ब्ड एरिया, और डिस्टर्ब एरिया में कौन होगा, जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सनैलिटी होगा, है ना। यानी कहीं ना कहीं ग्यासुद्दीन तुगलक या जो तुगलक थे वो इन दिनों सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल थे, इसलिए वो सिंध में बैठे हुए थे, ठीक है ना। उन्होंने सिंध से इस चीज को देखा, और यहां से ना अब सारी सल्तनत ऐसी चलेगी कि यहाँ एक सल्तनत खत्म होगी और जो सिंध वाली साइड होंगे वो आके यहाँ पे सुल्तान बनते रहेंगे, क्योंकि सिंध में वही होगा जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, ठीक है। इसने सिंध से इस चीज को देखा और इसने किसको अप्रोच किया, इसने अप्रोच किया नसरुद्दीन खुसरो खां को, और नसरुद्दीन खुसरो खां इसकी बातों में आके मुबारक शाह खिलजी की हत्या कर देता है। क्लियर है। बस एक स्टोरी कंप्लीट कर रहा हूं, इसमें आने जाने वाला कुछ नहीं है, बस एक कहानी सुना रहा हूं आपको कि अलाउद्दीन के मरने के बाद मलिक कफूर ने उसके 6 साल के बेटे शिहाबुद्दीन खिलजी को सुल्तान बना दिया, जिसके चक्कर में मुबारक शाह खिलजी ने 35 दिनों के अंदर सुल्तान के बेटे यानी कि शिहाबुद्दीन खिलजी और मलिक कफूर दोनों की हत्या कर दी। खुद सुल्तान बन गया, खुद काइंड ऑफ गे था, है ना, जिससे उसका गेटमैन जो था, उसका जो बॉडीगार्ड था, वो बहुत ज्यादा परेशान था, जिसका नाम था नसरुद्दीन खुसरो खां। नसरुद्दीन खुसरो खां को सपोर्ट कर दिया किसने, सिंध के गवर्नर ने। सिंध में गवर्नर कौन था, तुगलक। तो जिसके चक्कर में नसरुद्दीन खुसरो खां ने क्या किया, मुबारक शाह खिलजी को मार दिया, ठीक है। अब मुबारक शाह खिलजी यानी कि जो सुल्तान था वो मर चुका है, आने वाले टाइम पे कोई और सुल्तान बचा नहीं था, फैमिली खत्म हो चुकी थी खिलजियों की, ठीक है ना। मौका मिला, ये सबसे स्ट्रांग थे, तो इन्होंने क्या किया, ये दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में जाने के बाद उन्होंने नसरुद्दीन खुसरो खां को मार दिया कि हमारे सुल्तान को मारा इसलिए हमने तेरे को मार दिया। क्लियर है। और उसके बाद इन दोनों की हत्या जब हो जाती है तब स्टार्ट हो जाता है आपका तुगलक वंश। ठीक है, 1320 से 1414, लॉन्गेस्ट डायनेस्टी। क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट, खिलजी आपके समाप्त हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से जल्दी, बाय बाय।